हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3। जैसा कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 एनसीईआरटी की अकॉर्डिंग हो चुका था। चैप्टर नंबर 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये भी चैप्टर हर बोर्ड एग्जाम्स के लिए, जितने भी स्टेट बोर्ड एग्जाम हैं, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। इससे बहुत सारे अंक बनते हैं, बहुत सारे मार्क्स इससे बनते हैं। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा बाकी चैप्टर की तुलना में थोड़ा सा लेंदी है। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कशन करेंगे, आज की क्लास में केवल थ्योरी पोर्शन करेंगे और उससे सवाल जो संबंधित सवाल होगा उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखेंगे किस तरह सवाल को अटेम्प्ट किया जाता है, कैसे सवाल को बनाया जाता है, तरीका क्या होता है, इसके बारे में आज बेसिक जानकारी होगी। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। चलो आज की क्लास बिना देरी की शुरू करते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले लिखा क्या हुआ है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका अर्थ क्या होता है कि ऐसा समीकरण जानते होंगे, ऐसा वह समीकरण का अर्थ होगा कि जिसमें दो साइड होगा, LHS भी होगा और RHS भी होगा। जैसे हम कह सकते हैं कि x + y = 0, ये क्या हो गया, समीकरण हो गया। 2x + 3 = 0, ये भी हो गया समीकरण। x² + 3 = 0, ये भी हो गया आपका समीकरण। मतलब है कि LHS और RHS जिसमें दोनों साइड रहे उसको हम क्या बोलेंगे, समीकरण। x + 5x + y = 9, ये भी क्या एक तरह का समीकरण हो गया। x का पावर 3 + x² = x, ये भी क्या हो गया, समीकरण हो गया। समीकरण में क्या होता है कि एक होता है LHS, एक होता है RHS। जानते होंगे आप लोग कि दाईं साइड जो होगा उसको हम बोलते हैं RHS, बाईं साइड को बोलते हैं LHS, है ना। लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। अब समीकरण में अलग अलग तरीका होता है, कोई एक चर वाले होते हैं, कोई दो चर वाले होते हैं, कोई तीन चर वाले होते हैं, है ना। मतलब है कि कोई एक चर में होगा, कोई एक वेरिएबल में होगा, कोई 2 वेरिएबल में होगा, कोई 3 वेरिएबल्स में होगा, अलग वेरिएबल्स में हो सकते हैं, है ना। देखो यहाँ एक देखोगे कि x + y = 0। इस समीकरण में जैसा कि बहुपद चैप्टर आप लोग पॉलिनोमियल पढ़ चुके थे, इसमें लिखा हुआ है x + y = 0। इसका अर्थ हुआ कि इस समीकरण में x और y दो चर हैं। ठीक है, लिखा हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक का अर्थ क्या हुआ कि एक चर जिसका घात एक होगा उसको हम रैखिक कहते हैं, रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो चर की बात होगी, एक चर नहीं बल्कि दो चर। जैसे लो x + y = 0, यहाँ लिखा हुआ है, उसको हमने ऊपर लिखा हुआ है x + y = 0। ये समीकरण दो चर में x और y में है। इन दोनों चर का घात क्या है, पावर क्या है, 1, इसीलिए रैखिक बोलते हैं। ठीक, इस समीकरण को क्या बोलेंगे, रैखिक। तो जनरली क्या होगा, रैखिक समीकरण का जो तरीका होता है, चर के घात पर पावर 1 होना चाहिए, बस केवल ये होगा। क्या ये रैखिक समीकरण होगा, x² + 2x + 9 = 0? क्या ये रैखिक समीकरण होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें चर का पावर क्या दिया हुआ है, 2। ठीक है, इसमें चर का घात दिया हुआ है तो इसलिए वो रैखिक समीकरण नहीं होगा। जैसे देखो x³ + 5x² + 3x + 4 = 9, क्या ये रैखिक समीकरण होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें चर का घात अधिक से अधिक क्या है, 3 है। ये त्रिघातीय समीकरण के रूप में हो जाएगा, ये रैखिक समीकरण नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखो 5x + 1, 5x + y, क्या ये रैखिक समीकरण होगा? रैखिक समीकरण होने का तरीका है कि अभी बताया था कि LHS और RHS दोनों साइड होना चाहिए। इसमें केवल कोई भी मतलब साइड नहीं है, बराबर है ही नहीं। बराबर नहीं होने का मतलब ये समीकरण नहीं हुआ। जब ये समीकरण नहीं है तो रैखिक समीकरण नहीं होगा। दो चर रैखिक समीकरण नहीं होगा, समीकरण है ही नहीं, तो इसको हम दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, अगर हम 5x + y = कोई संख्या डाल दे, बराबर में कुछ भी डाल दे, जैसे हम डाल दिया 1, तो क्या ये रैखिक समीकरण हो गया? बिल्कुल हो गया रैखिक समीकरण, है ना। फिर देखो 5x + y - 1 = कह सकते हैं 0, ये भी रैखिक समीकरण हो गया। बेसिक यही है कि प्लस को 1 को इधर ले आया तो -1 हो गया। तो रैखिक समीकरण से ये समझ में आया कि चूंकि ये रैखिक समीकरण है, ये है, तो इन सभी में देखोगे आप कि x का पावर क्या है, 1, y का पावर क्या है, 1। ठीक है, x का पावर 1, y का पावर 1, और इसमें अचर पद दिया हुआ है। तो अब इससे ये समझ में आया कि रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा। पहले हम लोग जानते हैं कि व्यापक रूप क्या होगा। रैखिक समीकरण
का व्यापक रूप। आप लोग बेहतर जानते होंगे क्या होगा, क्या हो सकता है। अभी मैंने बताया है कि x प्लस वाई बराबर 9 को इधर शिफ्ट कर दो, x प्लस वाई, 9 को इधर ले आओ, -9 बराबर 0। मतलब है कि समीकरण में, दो चर वाले रैखिक समीकरण में इसका जो आरएचएस भाग होगा, आरएचएस साइड होगा, उसमें 0 करना, बाकी इसको सबको एक तरफ कर देना। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि जनरल फॉर्म में x होगा, y होगा और अचर पद होगा। इसीलिए हम कहते हैं x, y और अचर पद ले लेते हैं c। तो x के गुना में हो सकता है कि 5 गुना हो, 6 गुना हो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे हमने गुना किया a, यहाँ गुना किया b, यहाँ कुछ नहीं किया, बराबर 0 कर दिया, बराबर 0 कर दिया। ठीक है, तो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप आप लोग याद रखोगे, क्या रखोगे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है ना, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये व्यापक रूप। दो ax प्लस by प्लस c बराबर 0। एक पॉइंट को ध्यान रखना है आप लोगों को कि दिया हुआ रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या दिया हुआ है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये व्यापक रूप एक समीकरण का व्यापक रूप है। ठीक है, इसमें संभावित हलों की संख्या निकालना है तो क्या होगा, पहले एग्जांपल के तौर पे समझो कि x प्लस वाई बराबर हमने ले लिया 5। ठीक है, x प्लस वाई का मान 5, मतलब ये हुआ कि इस समीकरण में x और y का मान क्या क्या होगा। अगर हम लेते हैं x का मान यहाँ ले लो, y का मान लेते हैं, तो समीकरण में सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा, किस मान के लिए करेगा। अगर x का मान 1 लिया जाए तो y का मान 4 लेना पड़ेगा, 1 4 क्या हो गया 5। x का मान 2 लेने पर y का मान क्या लेना पड़ेगा 3। x का मान 3 लेने पर y का मान क्या लेना पड़ेगा 2। x का मान 4 लेने पर y का मान क्या लेना पड़ेगा 1। x का मान 5 लेंगे y का मान क्या होगा 0। बेसिक चीज समझ में आपको ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट कुछ और समझाना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ केवल समझना है। मैथ्स भी एक समझने का एक तरीका होता है, एक सिस्टमेटिक तरीका है समझने का। अगर मैथ्स समझ में आ गया, तरीका बेसिक थ्योरी समझ में आ गया, तो कोई भी सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते बेसिक कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, है ना। ठीक है, यहाँ देखो x का मान हमने 5 लिया, y का मान 0। अगर x का मान 0 लिया तो y का मान 5, x का मान -1, कुछ भी मान ले सकते हैं, क्योंकि x और y जो है एक चर है, इसका मान कुछ भी हो सकता है, एक पूर्णांक भी हो सकता है। x का मान हमने -1 लिया तो y का मान ऑब्वियसली 6 आएगा। ठीक है, x का मान -2 लिया तो y का मान 7 आएगा। इस तरह से बहुत कुछ मान आ सकता है। कहने का अर्थ हुआ कि एक समीकरण दो चर में दिया हुआ है, इसमें हलों की संख्या कितनी हो रही बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या 8 ही है, बल्कि 8 नहीं होगा, बल्कि और भी ज्यादा होगा। हम यूं कह सकते हैं कि अनंत हो सकता है ना, ये समझ लो आप, अनंत हो सकता है कि दो चर रैखिक समीकरण में अनंत हल होंगे, केवल एक समीकरण होगा। तो उस पॉइंट को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। इस पॉइंट को नोट करना, ठीक है, नोट डाउन कर लेना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले, बल्कि हम लिख सकते हैं एक रैखिक समीकरण, दो चर वाले एक रैखिक समीकरण का के हलों की संख्या कितनी होगी, अनंत होगी। दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या अनंत होगी। इस पॉइंट को हमेशा याद रखना, बीबीआई पॉइंट, समझ। एक रैखिक समीकरण मतलब ये हुआ कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इसमें हल कितना होगा, इसका हल, तो इसका अनंत हल हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को एक साथ लिया जाए तब क्या होगा। दो रैखिक समीकरण, दो चर वाले दो रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण लेते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0, और दूसरा देंगे अगर ax प्लस by प्लस c सेम तरीका से लेंगे तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, एक जैसा मैच करेगा।
इसलिए हम इसको a1 कर देते हैं, इसको b1 कर देते हैं, इसको c1 करते हैं। मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये हो गया एक समीकरण, समीकरण एक नंबर 1 हो गया। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये हो गया दूसरे नंबर का समीकरण। अब इस दोनों समीकरण को कंबाइंड लिया गया, एक साथ लिया गया है, तब इसमें हलों की संख्या क्या होगी उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूला को हम लोगों को लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें हलों की संख्या क्या होगी, एक चर मतलब दो चर वाले एक रैखिक समीकरण होगा तो हलों की संख्या अनंत होती है, ठीक है। लेकिन जब दो चर वाले दो रैखिक समीकरण होगा तो इसमें संभावित हलों की संख्या क्या होगा। इसके लिए भी हम लोग एग्जांपल देके समझते हैं, है ना। पहले एग्जांपल देके समझो। देखो x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 3। अगर इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद आएगा x का मान आ जाएगा आपका 4 और y का मान आ जाएगा आपका 1, y का मान 1 आ जाएगा, ठीक है। x का मान 4 आ जाएगा, y का मान 1 आ जाएगा। अगर x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 4, इसको हल करेंगे तो इसमें ना तो x का मान आएगा ना तो y का मान आएगा। x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5, इन दोनों समीकरण को हल करेंगे तो क्या होगा कि x भी कैंसिल, y भी कैंसिल, 5 भी कैंसिल, मतलब सब का सब कैंसिल होगा। इसमें हलों की संख्या कुछ और होगा, इसमें हलों की संख्या कुछ और होगा, इसमें मतलब कंडीशन अलग अलग होता है। इसमें कंडीशन होगा कि केवल y वाला कट गया, x का एक मान आया, y का एक मान आया। इस समीकरण में जो हलों की संख्या आया है वो एक हल आया है। इसमें चूंकि x और y वाला टर्म कट गया, इसका मतलब है कि इसमें कोई हल नहीं होगा, ना तो x का मान आएगा ना तो y का मान आएगा। ये दोनों समीकरण एक जैसा होने की वजह से इस दोनों समीकरण का अनंत हल हो जाएगा। इसके लिए तरीका वो अलग होता है। इसके लिए तरीका होता है कि हम दोनों समीकरण में x के गुणांक का अनुपात निकालेंगे, y के गुणांक का अनुपात निकालेंगे। अनुपात की तुलना से हम लोग यहाँ कंपैरिजन करने देखना है कि उसके लिए क्या तरीका होता है कि हलों की संख्या क्या हो सकता है। ये केवल हलों की संख्या एक हल या कोई हल या अनंत हल केवल दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो रैखिक समीकरण में होगा, ठीक है। उसको याद रखना आपको। अनुपात निकालेंगे, अनुपात निकालना है और बताना है आपको हलों की संख्या तुलना करके। दोनों समीकरण में x के गुणांक का अनुपात निकालो। x के गुणांक का अनुपात a1/a2, फिर y के गुणांक का अनुपात निकालो b1/b2, फिर अचर पद का अनुपात निकालो c1/c2। ये फॉर्मूला हो सकता है। अगर तीनों का अनुपात बारी बारी से निकालेंगे। अगर a1 a2 का अनुपात b1 b2 के अनुपात के बराबर नहीं हुआ, ठीक है, a1 a2 का अनुपात b1 b2 के अनुपात के बराबर नहीं हुआ है, अब ये c1 c2 बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसको कोई लेना देना नहीं। तो उस टाइम पे हलों की संख्या क्या होगी, एक हल, एक और केवल एक हल होगा। इसको हम अद्वितीय हल की भी कह सकते हैं, अद्वितीय हल भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर से अनुपात निकालेंगे a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन बराबर नहीं होगा। अगर दोनों अनुपात बराबर हो गया तब हम तीसरा निकालेंगे। जब दोनों बराबर नहीं आया, मतलब x के गुणांक का अनुपात y के गुणांक का अनुपात बराबर नहीं है, तो आगे निकालने की जरूरत नहीं है, c1 c2 का अनुपात निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जब बराबर आ गया तो उस टाइम पे आपको c1 या c2 का अनुपात निकाल सकते हो सकता है कि तीनों बराबर आ जाए, या ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि दोनों बराबर है, c1/c2 बराबर नहीं है, ये भी कंडीशन हो सकता है। अगर तीनों बराबर आ गया तो याद रखना है आपको, उसके लिए अनेक हल होगा, है ना। ये हम कह सकते हैं अनगिनत हल होगा, अनगिनत हल होगा। और शुरू का दोनों बराबर है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इस टाइम पे दोनों समीकरण का कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा। इसको याद रखना है, इस पॉइंट को नोट कर लो आप लोग, बहुत वीवीआई पॉइंट है।
और इससे रिलेटेड बहुत से सवाल एग्जाम में देखने को मिलेगा, है ना। इससे रिलेटेड जितने भी सवाल एनसीईआरटी के हम लोग करने वाले हैं, अभी करने हैं। कुछ एग्जाम्पल लेके समझ में आ जाएगा आप लोगों को, अभी एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले रफ में लिखते हैं, क्योंकि इसको इरेज करना है तो इसको सबसे पहले रफ में लिख देते हैं। a1/a2 बड़ा नॉट इक्वल टू b1/b2। तो बताओ कितना हल होगा, एक हल होगा। कितना हल, एक हल होगा। है ना। फिर से दूसरा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस टाइम पे हल कितना होगा, तो अनेक हल होगा, अनगिनत होगा, ठीक है। तीसरा लिख लेते हैं a1/a2 नॉट बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इस टाइम पे हलों की संख्या क्या होगा, कोई हल नहीं। इस तीनों पॉइंट को ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसी आधार पे हम सवाल बनाते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। उससे पहले हमें ये बताना है कि तुलना करना है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तुलना करने से पहले जो दिए गए समीकरण होगा उसको इस रूप में लाकर a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालते हैं। पहले देखो एग्जांपल के तौर पे समझो, एक 2x प्लस 5y बराबर 3, इसको लाना है व्यापक रूप में। किस रूप में लाना है, व्यापक रूप में। तो व्यापक रूप में तरीका है कि 2x प्लस 5y 3 को इधर ले आना है तो -3 बराबर क्या हो गया, 0। क्योंकि व्यापक रूप में लाने के लिए सारे को बड़ा इस साइड लाना पड़ेगा, एलएचएस में। आरएचएस में हमें 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बताओ कि a1 का मान क्या है यहाँ पर 2, b1 का मान 5, क्योंकि x का गुणनांक a1 होता है जो कि प्लस में दिया हुआ है, y का गुणनांक b1 होता है जो कि प्लस में दिया हुआ है 5, C1 वो भी प्लस में होगा जो कि दिया हुआ है माइनस में मान, तो इसलिए C1 का मान याद रखना है, यहाँ C1 प्लस में है, C2 भी प्लस में, सारे के सारे वैल्यूज व्यापक रूप में प्लस में दिया हुआ। अगर माइनस आ गया तो A1 B1 या C1 का मान अगर माइनस में आ गया तो माइनस के साथ लेना है। जैसे C1 का मान जो है अचर पद प्लस 3 होना चाहिए, तो C1 का मान 3 होता, बट माइनस है तो इसलिए -3 लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से A1 B1 C1 का मान निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लो, एक सवाल कर लो, 2x बराबर 2x प्लस 9 बराबर 0। इसमें देखोगे कि A का मान क्या होगा, B का मान क्या होगा, C का मान, या A1 B1 C1 का मान क्या होगा। तो चूंकि x का गुणनांक क्या होता है A1 जो कि दिया हुआ है, y का गुणनांक क्या होता है B1। इस समीकरण में y वाला टर्म पद नहीं है, y वाला पद नहीं है, इसका मतलब B1 होगा 0। इसमें दिया हुआ अचर पद तो वो है C, 9, C1 बराबर 9 हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं इस आधार पर, हलों की संख्या के आधार पर। निम्नलिखित समीकरणों का हलों की संख्या बताएं। हलों की संख्या बताना है। पहला सवाल है 5x प्लस 2y बराबर 9 और 2x प्लस 5y बराबर 1, ठीक है। इन दोनों समीकरण में हलों की संख्या बताना है। तो सबसे पहले जब हलों की संख्या बताना है तो इस दिए गए समीकरण को व्यापक रूप के रूप में लिखो पहले, है ना। व्यापक रूप क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा व्यापक रूप क्या होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। ये होता है आपका व्यापक रूप। अब इसको तुलना करना है इस दिए समीकरण के साथ, तो लिख लेना है व्यापक रूप के रूप में सवाल को 5x प्लस 2y, 9 को इधर लाना है तो -9 बराबर क्या 0। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 5y, 1 को इधर लाने पर क्या होगा -1 बराबर 0। पहले बता दिया गया था कि जितने भी टर्म होगा LHS वाला RHS वाला सबको LHS में लाना है, व्यापक रूप के रूप में आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ x का गुणनांक यहाँ पे a1 कितना है आपका 5, a2 कितना है 2, b1 है 2, b2 कितना यहाँ पर है, b2 हो जाएगा आपका 5, c1 कितना है, c1 दिया हुआ है -9 और c2 क्या दिया हुआ है आपका
माइनस 1। हमें अनुपात निकालना है इन सभी का अनुपात, A1 A2 का, B1 B2 का। सबसे पहले निकाल लेते हैं A1 A2 का अनुपात, A1 बट्टे A2। A1 कितना है आपका 5, A2 कितना दिया हुआ है 2, तो 5 बट्टे 2 आया। अब निकालते हैं B1 B2 का अनुपात, तो B1 बट्टे B2, B1 दिया हुआ है 2 और B2 दिया हुआ है 5। क्या दोनों अनुपात देख सकते हो? सबसे पहले अगर जब दोनों अनुपात बराबर नहीं है तो C1 C2 निकालने की जरूरत ही नहीं है हमें। A1 A2 का अनुपात क्या आया 5 बट्टे 2, B1 B2 का अनुपात क्या आया 2 बट्टे 5। क्या ये दोनों अनुपात बराबर है? नहीं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि A1 बाई A2 बराबर नहीं है B1 बाई B2 के, ठीक है। अतः तो कंडीशन ये होगा, अतः दिए गए समीकरण के, है ना, दिए गए समीकरण के कितने हल होंगे बताओ? नॉट इक्वल है, कितने हल हो जाएंगे? एक हल होंगे, ठीक है, एक हल होंगे। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन चेक कर लेंगे कि हलों की संख्या क्या होगा। देखो सवाल दे रहा हूं, 9x प्लस 3y बराबर 12 और 18x प्लस 6y बराबर 24। सबसे पहले आप लोग बनाओ खुद, जैसे अभी बनाया गया था वैसे ही बनाना, तरीका वही होगा, ठीक है। पहले ट्राई करो कैसे बनेगा ये, जल्दी जल्दी ट्राई करो। 9x प्लस 3y बराबर 12, 18x प्लस 6y बराबर 24। इसमें ये चेक करना है कि दिए गए समीकरण के हलों की संख्या क्या होगा। अगर दोनों अनुपात बराबर नहीं है तो एक हल, तीनों बराबर आ गया तो अनेक हल, शुरू का दोनों बराबर है, लास्ट में बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले निकालने का तरीका है कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान निकालते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम व्यापक रूप लिखेंगे। दो चर रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा? A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। दूसरा क्या होता है? A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर क्या होगा? 0, ठीक है। अब यहाँ से लिखते हैं A1 का मान। A1 का मान क्या? नहीं, पहले व्यापक रूप से, व्यापक रूप के रूप में लिखना सबसे पहले हमें, ठीक है। जनरल फॉर्म में 9x प्लस 3y, 12 इधर ले आना है तो हो जाएगा ये -12 बराबर क्या? 0। दूसरा वाला है 18x प्लस 6y, 24 यहाँ लाएंगे तो -24 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो अब यहाँ पे तुलना करना है कि A1 का मान कितना हुआ यहाँ पर 9, A2 का मान कितना है 18, ठीक है। अब देखो B1 का मान क्या है यहाँ पर 3 दिया हुआ प्लस में 3, और B2 का मान कितना है यहाँ पर 6। क्योंकि C1 का मान है माइनस में दिया हुआ है तो C1 क्या होगा? -12 और C2 हो जाएगा आपका -24, ठीक है। माइनस में हो जाएगा -12 -24। अब निकालते हैं अनुपात बारी बारी से। A1 का अनुपात A2 के साथ, तो A1 बाई A2 तो क्या हो जाएगा आपका 9/18। क्या ऊपर नीचे कॉमन होगा? ऑब्वियसली 9 से कट जाएगा, 9 एक 9, 9 दूना 18, तो क्या आया यहाँ पर 1/2 आया। तो A1 A2 का अनुपात क्या आया? 1/2 आया। अब निकालते हैं B1 B2 का अनुपात, तो B1 अनुपात B2 बराबर, तो 3/6, 3 से 6 कट जाएगा, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, कितनी बार में कटा? 1/2 बार में कटा, ठीक है। उसके बाद निकालते हैं। अब देखोगे सबसे पहले ये चेक करो क्या A1 A2 का अनुपात B1 B2 के अनुपात के बराबर है या नहीं। ऑब्वियसली A1/2 1/2 दोनों बराबर है, तो जब दोनों बराबर होगा तो इसका अर्थ हुआ कि C1 और C2 को अनुपात भी निकालना है हमें, ठीक है। C1 अनुपात C2, C1/C2, C1 दिया हुआ है आपका -12 और C2 दिया हुआ है -24, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, 12 से 24 एक बार में, 2 बार में, यहाँ आ गया 1/2। मतलब ये हुआ कि तीनों अनुपात बराबर है, क्योंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। तीनों अनुपात बराबर है, मतलब ये हुआ कि दिए गए समीकरण के कितने हल होंगे? अनेक होंगे। अतः दिए गए समीकरण के अनेक हल होंगे। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है।
अनेक हल होंगे। लेकिन अब जो सवाल करेंगे, इस सवाल में हमें ये देखना है कि हलों की संख्या तो दिया हुआ है, लेकिन उसमें एक अज्ञात गुणांक होगा, अज्ञात राशि होगा, उसका मान निकालना है। जैसे देखो सवाल में है p के किन मानों के लिए, p के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण px प्लस 2y बराबर 5 और 2x प्लस 3y बराबर 2x प्लस 3y बराबर 10 के अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल कहते हैं एक हल को, बता चुके हैं अद्वितीय हल एक हल को कहते हैं। तो यहाँ पे क्या सवाल में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने लिया है कि p के किस मान के लिए रैखिक समीकरण px प्लस 2y बराबर 5, 2x प्लस 3y बराबर 10 के अद्वितीय हल होगा। ठीक है, इसमें हलों की संख्या दिया हुआ है, यहाँ पे हलों की संख्या नहीं निकालना बल्कि दिया हुआ है, इसमें निकालना है तो p का मान निकालना है। ठीक है, तो पहले पता करते हैं इसका बेसिक, पहले पता करते हैं कि p का मान आया कैसे। फार्मूला से निकालते हैं p का मान, उसके बाद बताएंगे, समझेंगे कि हाँ p का मान वहां पे होने से क्या फर्क पड़ेगा समीकरण को, क्या फर्क नहीं पड़ेगा समीकरण को। सबसे पहले दिया गया समीकरण को व्यापक रूप में लिखते हैं। समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, दूसरा समीकरण लिख देते हैं हम लोग a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दोनों समीकरण को लिख दिया। अब दोनों समीकरण को दिए गए व्यापक रूप के नीचे जस्ट लिख दो, व्यापक रूप की तरह लिख दो। तो यहाँ है px प्लस 2y, 5 इधर लाने पर -5 बराबर क्या, 0। यहाँ हो गया 2x प्लस 3y, 10 इधर लाने पर क्या हो गया, -10 बराबर 0। ठीक है, अब दोनों समीकरण में हम a1, a2, b1, b2 का मान लिख लेते हैं। a1 का मान यहाँ दिया हुआ है p, x का गुणांक, यहाँ a2 का मान क्या है बताओ, 2। b1 का मान y का गुणांक b1, b1 का मान यहाँ दिया हुआ है कितना, 2। और यहाँ b2 का मान कितना दिया हुआ है आपका, 3। c1 का मान निकालते हैं। तो c1 का मान यहाँ क्या दिया हुआ है आपका बताइए, c1 का मान हो जाएगा यहाँ -5 और c2 का मान यहाँ क्या है, माइनस में है तो -10। ऐसा नहीं कि केवल प्लस में ही होगा, अगर सपोज यहाँ पर -2 दिया हुआ है तो b1 का मान क्या होगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने अनुपात, हमने a1, a2, b1, b2, c1, c2 का अनुपात लिख दिया, तरीका यही होगा। अब दिया हुआ है अद्वितीय हल, हल दिया हुआ है, चूंकि लिखना है यहाँ पे कंडीशन, चूंकि कंडीशन क्या है, दिए गए समीकरण के, ठीक है, दिए गए समीकरण के अद्वितीय हल है, दिए गए समीकरण के अद्वितीय हल है, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये फॉर्मूला होता है, अद्वितीय हल का फॉर्मूला होता है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब a1 कितना दिया हुआ है p, a2 कितना दिया हुआ है 2, नॉट इक्वल टू b1 कितना दिया हुआ आपका 2 और b2 कितना दिया हुआ है 3। ठीक है, यहाँ से एक फॉर्मूला तैयार हुआ, एक फॉर्मूला तैयार हुआ। अब यहाँ से p का मान निकालेंगे क्रॉस गुना करके, p का मान निकालते हैं हम लोग क्रॉस गुना करके। तो p को 3 से गुना करेंगे, 3 गुणे p क्या होगा 3p, नॉट इक्वल टू 2 को 2 से गुना करेंगे क्या आएगा 4। ठीक है, 2 को 2 से गुना करेंगे तो आएगा 4। तो यहाँ पे p नॉट इक्वल टू क्या आ गया आपका बताओ, 4/3। 4/3 का मतलब हो गया 1.33 ऐसा समथिंग आएगा। मतलब ये हुआ कि गुणांक तो एक पूर्णांक होता है,
गुणनांक तो कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ठीक है, केवल जीरो नहीं होना चाहिए, x और y का गुणनांक जीरो नहीं होना चाहिए, बस ये याद रखना है। तो यहाँ पे p क्या है, पहले समीकरण में x का गुणनांक है, तो p का मान क्या आ गया, p का मान नॉट इक्वल टू 4/3। यहाँ से px, इस समीकरण से ये पता चलता है कि p जो है वो x का गुणनांक है। अगर इसमें p का मान 4/3 रख दिया जाए तो अद्वितीय हल नहीं होगा, याद रखना है, अद्वितीय हल नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि दिए गए समीकरण में p का मान 4/3 को छोड़कर, p का मान 4/3 को छोड़कर कोई भी मान रख दो, दुनिया के कोई भी संख्या, केवल 4/3 नहीं रखना है। अगर 4/3 रखोगे तो अद्वितीय हल नहीं होगा। 4/3 को छोड़कर, मतलब यहाँ कंक्लूजन लिख लेते हैं कि p का मान 4/3 को छोड़कर सभी मानों के लिए, कंक्लूजन ये होगा कि p का मान 4/3 को छोड़कर सभी मानों के लिए एक हल होगा, मतलब अद्वितीय हल होगा। समझ में आ गया? 4/3 रखोगे यहाँ पे अद्वितीय हल नहीं होगा, 1/3 रखोगे अद्वितीय हल हो जाएगा, 3/2 रखो, कुछ भी रखोगे अद्वितीय हल उस टाइम पर क्या होगा, हो जाएगा।